Hello everyone, welcome to NEET PG series. I am Adesh from LearnerHub, the free learning platform जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी absolutely for free, only at learnerhub.com. तो बच्चों, हमारा आज का सेशन कंक्लूडिंग सेशन है फॉर द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। यहाँ इस सेशन में इस चैप्टर के रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में कवर करके और चैप्टर को करेंगे आज फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आप सभी को याद होगा अपने पिछले दो सेशंस में हमने डिस्कस किए थे द टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बुलाते हैं, राइट। नाउ इट इज टाइम कि आज के सेशन में हम डिस्कस करें कि कैसे इन टूल्स एंड टेक्निक्स को हम अप्लाई करेंगे टू गेट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, राइट। तो यहाँ पर एट अ स्ट्रेच पहले तो हम बिगिन करने वाले हैं विद द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप पर हम उन टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे उनको भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, विच इज द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपके सामने वेरियस जो स्टेप्स हैं इन अ सीक्वेंशियल मैनर जो हमें फॉलो करने हैं, राइट। इन स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करने हैं ताकि हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं यूजिंग द माइक्रोब्स, राइट। ओके, सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। देखो, ऑब्वियस सी बात है, मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं ना, डीएनए के लेवल पे, जेनेटिक मटेरियल के लेवल पे। तो उसके लिए हमें अपने डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा कि एक सेल में से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज डीएनए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, उसको आइसोलेट करना होगा। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, सपोज अगर डीएनए है तो डीएनए इज अ वेरी बिग बायोमोलिक्यूल, राइट। आप सभी ने पढ़ा है, सबसे लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करवाना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करवाना पड़ेगा, बिकॉज इतने बड़े मॉलिक्यूल में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। इसीलिए इसको हम क्या करवाते हैं, इसको बाय द एक्टिविटी ऑफ अ टूल दैट वी हैव स्टडीड सो फार। कौन सा वो एंजाइम है जो कि ब्रेक करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट्स? एग्जैक्टली, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की मदद से इस डीएनए को हम फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करवाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी द फ्रैगमेंटेशन of the genetic material by restriction endonucleases. ओके, तो restriction endonucleases ने अपने डीएनए को यहाँ पर सेवरल पीसेस में ब्रेक कर दिया। अब इनमें से कोई ऐसे पीसेस ज़रूर होंगे जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है उस जीन में टू मैनिपुलेट, और उसको हमें डलवाना है होस्ट के सेल के अंदर, राइट, इंटीग्रेट करवाना है होस्ट सेल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब उन सारे फ्रैगमेंट में से अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी द आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। फाइन, ओके। और उसके बाद ये जो डीएनए फ्रैगमेंट हमको मिला है, राइट, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, जो हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब इसकी हो सकता है केवल एक ही कॉपी हो, और ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम इसको इंटीग्रेट करवा रहे हैं होस्ट सेल के अंदर, हो सकता है ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो लॉस्ट हो जाए कहीं पर, हो सकता है मिस हैंडलिंग की वजह से ये लॉस्ट हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये इंश्योर करते हैं कि इस डीएनए फ्रैगमेंट के हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ हों। तो इस मल्टीपल कॉपीज़ के बनने की जो प्रोसेस है ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, इसे हम बुलाते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। क्या बुलाते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन, यानी कि जीन का जो नंबर है ना उसे हम सेवरल टाइम्स एम्प्लीफाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड जीन एम्प्लीफिकेशन, जिसके लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फाइन, सो उसको भी हम स्टडी करेंगे, पीसीआर को, राइट। ओके, तो यहाँ तक के 4 स्टेप्स समझ में आ गए। अब देखते हैं बाकी के 3 स्टेप। अब आपने अपना डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी भी बना ली, मतलब अब आपके पास इनफ ऑफ स्टॉक है ऑफ योर डिजायर्ड जीन। अब करना क्या है, इस डिजायर्ड जीन को होस्ट के अंदर पहुंचाना है। बट मैंने बताया था ये डिजायर्ड जीन जो है वो होस्ट के अंदर डायरेक्टली जा नहीं सकता। उसके लिए आपको एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए होगा जो कि व्हीकल की तरह एक्ट करेगा और इस डीएनए को अपने साथ इंटीग्रेट करके लेकर जाएगा होस्ट के अंदर। तो वो जो डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि लेकर जाता है, कैरी करके लेकर जाता है, कैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर द डीएनए फ्रैगमेंट, वुड बी अ वेक्टर डीएनए, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको अपने डीएनए को वेक्टर के साथ इंटीग्रेट कराना है। तो दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, इजी। ओके, अब एक बार वेक्टर के अंदर डीएनए को हमने इंटीग्रेट करवा दिया, तो अब आप देखो यहाँ पर आपके पास 2 डीएनए प्रेजेंट हैं इस वेक्टर के अंदर। देखो, तो वेक्टर का डीएनए तो था ही था, उसमें हमने अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट भी
ऐड करवा दिया। तो ऐसा डीएनए जिसमें दो डीएनए आपस में अटैच्ड हैं, जॉइंट हैं टुगेदर, इसको हम बुलाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। और रादर हम यहाँ पर वेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ वेक्टर में ही डीएनए को हमने इंसर्ट किया है। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो हमारा डीएनए फ्रैगमेंट है वो जब वेक्टर में ऐड हो जाएगा तो वेक्टर बन गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बुला सकते हो। देयर इज नो इश्यू अबाउट इट, फाइन। अब हमने ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डेवलप किया है, अब क्या करना है, इसको सीधे सीधे होस्ट के अंदर ट्रांसफर करवाना है। और होस्ट के अंदर ट्रांसफर करवाने के लिए इसको कॉम्पिटेंट बनाते थे हम लोग, हमने वो सारी टेक्निक्स भी देखी थी, राइट। तो नेक्स्ट वुड बी द ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में हमने अपना वेक्टर डाल दिया और उस वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब आपको पता है ये वेक्टर क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर जाके क्लोनिंग करता है, मतलब अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। और जब ये वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई होगा। सो देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द जीन विच इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग, राइट। तो यहाँ पर इसलिए तो हम इसको क्लोनिंग वेक्टर्स बुलाते थे। एंड हेंस आपने देखा होस्ट के अंदर देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ अवर डिजायर्ड जीन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन होस्ट सेल्स को कल्चर करना है, ठीक है भाई। इनको हमें और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना, इनकी कॉलोनीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कल्चरिंग करनी होगी आपको, किसकी, होस्ट सेल्स की। तो होस्ट सेल्स की आपको कल्चरिंग करने के बाद, अब ये जो कल्चरिंग करनी है ये आप स्मॉल स्केल पर भी कर सकते हो इनसाइड द लैबोरेटरी, या फिर अगर आपको अपना जो डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट है उसको बहुत ह्यूज स्केल पे अगर बनाना है तो आप उसकी कल्चरिंग करोगे इन सम बिग वेसल्स, जिन्हें हम बायोरिएक्टर्स बुलाते हैं। और उससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट का। और एक बार हमारा जो डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट बन जाता है उसको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे ऑन अ लार्ज स्केल। तो देन वुड बी द रिकवरी ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये हमने एक ओवरव्यू ऊपर से नीचे तक ले लिया है। अब हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपको और भी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप के साथ, एंड दैट इज द आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो भी सेल्स हैं जिनसे हमें डीएनए को आइसोलेट करना है उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना होगा। अगर एनिमल सेल है तो वहाँ पर तो सेल वॉल होती नहीं है, राइट, ओके। बट अगर सपोज अगर आपके पास एक प्लांट सेल होता जहाँ पर वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है ऑफ सेल्यूलोज, तो उसके लिए आपको उसको डाइजेस्ट करवाना होगा, राइट। या फिर यहाँ बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में भी बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। अगर फंगस की बात की जाए तो यहाँ पर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऐसे में आप सभी को इन सब की सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाना होगा। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ लाइसिंग एंजाइम्स की। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट वुड बी लाइसिंग दी सेल वॉल। अब सेल वॉल को लाइस करवाना है तो इमेजिन करो, अगर बैक्टीरियल सेल की बात की जाए तो आपको याद होगा बैक्टीरियल सेल में से अगर मुझे उसकी सेल वॉल को रिमूव करना है ताकि उसका प्रोटोप्लाज्म फ्री हो पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करेंगे विथ एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड कर सकता है। अगर मेरे पास सपोज प्रेजेंट होता है एक प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, और अगर मुझे उसको डाइजेस्ट करवाना है तो आई वुड हैव ट्रीटेड दिस प्लांट सेल विथ एन एंजाइम कॉल्ड सेल्यूलेज, एग्जैक्टली, ओके। देन हमारे पास अगर सपोज एक फंगल सेल होता, तो आपको पता है फंगल सेल जो है उसकी सेल वॉल बनी होती है मेनली ऑफ काइटिन, तो हमें यहाँ पर ट्रीट करवाना पड़ता इसको विथ एन एंजाइम कॉल्ड काइटिनेज। तो अगर हम सेल में से सेल वॉल हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिविंग मैटर प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड दी प्रोटोप्लास्ट। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये मिक्सचर है ऑफ व्हाट, ऑफ दी मैक्रोमोलिक्यूल्स और दी बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, और मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को हम बेसिकली सेल होमोजेनेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, तो वी आर नाउ लेफ्ट विथ सेल होमोजेनेट। सो हमारे पास क्या बचता है आफ्टर रिमूविंग द सेल वॉल, द सेल होमोजेनेट, विच इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिनमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, आपके पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। देन वी हैव लिपिड्स, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। तो ये सारे मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इस होमोजेनेट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस होमोजेनेट को फर्दर ट्रीट करवाएंगे विथ एंजाइम्स लाइक कार्बोहाइड्रेजेस
प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। इमेजिन करो, अगर मैं अपने सेल होमोजेनेट में जिनमें ये सारे मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनको ट्रीट करवाऊं कार्बोहाइड्रेसेस, प्रोटीएसेस एंड लाइपेजेस से, तो कार्बोहाइड्रेसेस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देगा, राइट? तो सेल होमोजेनेट में से कार्बोहाइड्रेट चले गए। देन प्रोटीएसेस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तो प्रोटीन्स गायब हो गए। ओके, लाइपेजेस लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देगा। तो आपके होमोजेनेट में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तो गायब हो गए, बचे क्या? केवल और केवल डीएनए एंड आरएनए। तो यहां क्या बचा? डीएनए एंड आरएनए। अब अगर सपोज मैं इस रिमेनिंग कंपोनेंट्स में भी ऐड कर दूं एंजाइम कॉल्ड आरएनएज, विच इज राइबोन्यूक्लिएज, तो ये आरएनएज क्या करेगा? ये आरएनएज डेफिनेटली राइबोन्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देगा। तो अब आपके पास केवल और केवल सेल होमोजेनेट में क्या बचा? ओनली एंड ओनली डीएनए, जिसे हमें क्या करना है? आइसोलेट करना है, राइट? अब इस डीएनए को आइसोलेट करने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई होती है? देखो, तो जब आपके सेल होमोजेनेट में सिर्फ डीएनए होता है, अब इस डीएनए को मुझे प्रेसिपिटेट करके बाहर निकालना है, तो उसके लिए देखो क्या करना होगा। तो उसके लिए हमें ऐड करना होता है एक केमिकल विच इज कॉल्ड द इथेनॉल, जो कि बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, वेरी कोल्ड, राइट? तो यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, हमारे पास लेट सपोज ये सेल होमोजेनेट था जिसको हमने फर्दर ट्रीट करवा लिया था। किसके साथ हमने ट्रीट करवाया था? विथ ऑल दोस एंजाइम्स लाइक कार्बोहाइड्रेसेस, प्रोटीएसेस, लाइपेजेस एंड आरएनएस। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए बचा। अब हम इस डीएनए में क्या करने वाले हैं? चिल्ड इथेनॉल को डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं? चिल्ड इथेनॉल। तो यहां पर क्या करेंगे हम? एडिशन ऑफ chilled ethanol along the walls of the टेस्ट ट्यूब ले सकते हो या फिर बीकर भी ले सकते हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है? तो हमने क्या किया यहाँ पर? देखो, चिल्ड एल्कोहल, यहाँ पर जो चिल्ड कोल्ड एल्कोहल लिखा है ना, इट हैज टू बी चिल्ड इथेनॉल। रिमेंबर दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद अब हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इधर अ ग्लास रॉड, ये आपके सामने ग्लास रॉड दिखाया जा रहा है। या तो ग्लास रॉड की मदद से, या फिर एक ऐसी स्पून भी आती है जिसका ना आपको कुछ जो बॉटम है वो इस तरीके से एक रिंग की तरह नजर आएगा, तो इसको हम बॉटम रिंग्ड स्पून भी कहते हैं। इसकी मदद से अगर हम इस मिक्सचर को स्टर करेंगे, तो स्टर करने पे आप देखोगे डीएनए के ना ऐसे प्रेसिपिटेट्स इकट्ठा होने लगेंगे। तो ऐसे वाइट वाइट जो प्रेसिपिटेट्स है ना, वो आपको डिपॉजिट होने लगेंगे एट द एंड ऑफ द ग्लास रॉड और द रिंग ऑफ दिस बॉटम रिंग्ड स्पून। तो यहां पर स्टरिंग करेंगे हम विथ ग्लास रॉड और बॉटम रिंग्ड स्पून, और फाइनली क्या होगा? डीएनए गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट। तो यहां पर डीएनए विल प्रेसिपिटेट आउट। तो इस तरीके से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। इस तरीके से द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज अकम्प्लिश्ड। आई होप द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, जेनेटिक मटेरियल तो हमने आइसोलेट कर लिया। अब हमारा काम है इस आइसोलेटेड डीएनए में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का। अब उसके लिए इतने लंबे डीएनए मॉलिक्यूल को हम एक साथ एनालाइज तो कर नहीं पाएंगे। अब हमें क्या करना होगा? इस डीएनए को सेवरल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करना होगा, और फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हैं द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो यहाँ पर द सेकंड स्टेप वुड बी द फ्रैगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो आप सभी को याद होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एज अ टूल हमने स्टडी किया था, जो कि कट करते हैं एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स पे। और ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स हैं, याद है सभी को, ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस।
जिनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करने में इन सेम ओरिएंटेशन आपको सेम ही सीक्वेंस मिलेगा। तो याद होगा आप सभी को वन सच कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने स्टडी किया था, इट वाज EcoR1, जिसका स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन साइट है या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इन द ऑर्डर 5' to 3' डायरेक्शन, इट इज GAATTC, जहां पर वो G और A नाम के ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कट लगाता है ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, राइट। तो अगर यहाँ पर 5' से ये 3' डायरेक्शन आ रहा है इसका, तो देखो यहाँ पर भी GAATTC, तो फॉरवर्ड रीड करो या फिर बैकवर्ड रीड करो, बट डायरेक्शन ऑफ रीडिंग मस्ट बी 5' to 3', इट मस्ट बी रीडिंग द सेम सीक्वेंस, राइट। और कट भी हमेशा सेम दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में लगता है ऑन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। तो इस तरीके से एक स्टैगर्ड कट बनेगा। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, स्टिकी एंड्स का। अब स्टिकी एंड्स क्या थे आप सभी को याद होगा, कुछ अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जिनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जस्ट इनके सामने है, अगर ये पास में आ जाएं तो ये आपस में वापस से अनील कर जाएंगे, वापस से लाइगेट कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, बिकॉज इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस सामने सामने हैं, राइट। इसीलिए इनको स्टिकी एंड्स बुलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, अपने जो DNA था उसको सेवरल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करवा दिया, और इन्हीं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करवाना है, राइट। और इसके लिए हम एम्प्लॉय करते हैं द नेक्स्ट टेक्निक वुड बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए देखते हैं द थर्ड स्टेप नाउ। तो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड द थर्ड स्टेप विच इज द आइसोलेशन ऑफ द DNA फ्रैगमेंट, और इसके लिए अप्लाई करते हैं अपनी टेक्निक कॉल्ड द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट, जिसे हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बुलाते हैं। सो द टेक्निक अप्लाइड वुड बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं, बट स्टिल आई गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट इट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने जो भी फ्रैगमेंटेड DNA हैं उनको एगरोस जेल पर, याद है सभी को मैंने बताया था एगरोस जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि आपको सीवीड से मिलता है, राइट। तो उसका एक जेल जो डेवलप करते हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ दी जेल को हम रिमूव कर देते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं वेल्स। तो यहाँ पर देखो कुछ कैविटीज बन जाती हैं। तो ये जो कैविटीज दिखाई जा रही है ना, दीज आर कट आउट पोर्शंस ऑफ द एगरोस जेल। तो हमने क्या किया है, इस एंटायर जेल में से एक एंड से कुछ कुछ पीस ऑफ जेल को रिमूव कर दिया, और जो कैविटीज डेवलप हुई, जो अंदर की हॉलो स्पेस डेवलप हुई, उन्हें हमने बुलाया वेल्स। इन वेल्स के अंदर हम अपने सैंपल DNA के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने DNA फ्रैगमेंट्स को लोड कर दिया। तो DNA फ्रैगमेंट्स को हम इन वेल्स के अंदर क्या करते हैं, लोड कर देते हैं। नीचे आपको एपरेटस में एक रनिंग बफर भी देखने को मिलता है, राइट, ओके। और हम क्या करते हैं, इस एपरेटस को कनेक्ट कर देते हैं विद द बैटरी सप्लाई। तो यहाँ पर आपको पावर सप्लाई से इसको कनेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके एंड पर दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड है द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज द कैथोड, दूसरा है द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज द एनोड, राइट। DNA को अब हम सब्जेक्ट करते हैं टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डेवलप होगी बाय दिस पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, इस एपरेटस में इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, राइट, ओके। अब आप देखोगे जो भी DNA को हमने इन वेल्स के अंदर फिल किया था, लोड किया था, वो DNA मूव करने लगते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीज़न ये है कि DNA जो है वो इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इसका रीज़न मैंने आपको बहुत बार बताया है कि DNA में होता है फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप पे होता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यू नो फॉस्फेट एक नेगेटिव रेडिकल है और वो मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इसीलिए जो भी DNA फ्रैगमेंट्स यहाँ पर प्लेस होते हैं ना, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज दी एनोड, राइट। और इनका जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, देयर साइज एंड देयर मास, राइट। ऑब्वियसली जितना छोटा DNA का साइज होगा उतने कम उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उतना कम उसका मास भी होगा, डेफिनेट बात है। जितना बड़ा DNA का फ्रैगमेंट होगा उतना ज़्यादा उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उतना ज़्यादा उसका मास होगा। तो यहाँ पर साइज एंड मास के बेसिस पे DNA का मूवमेंट होगा, राइट। अब जितना बड़ा DNA मॉलिक्यूल होगा, जितना ज़्यादा मास उसमें प्रेजेंट होगा, उतना कम वो ट्रैवल कर पाएगा, राइट। और जितना छोटू सा DNA होगा वो उतना दूर दूर भागता हुआ आगे तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, राइट। तो याद रखना है, द स्मॉलर द DNA फ्रैगमेंट द फार्दर इट विल मूव ऑन द एगरोस जेल। और जितना बड़ा DNA फ्रैगमेंट होगा उतना कम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से हम क्या करते हैं, जो भी DNA के फ्रैगमेंट्स को हमने पाया था बाय ट्रीटिंग देम विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, उनको हम सेपरेट कर लेंगे लाइक बैंड्स।
अब इन बैंड्स को भी हमें विजुलाइज करना पड़ता है। एग्रोस जेल पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हमने इनको सेपरेट तो करवा लिया, ऐसे बैंड्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में आप रियलिटी में इन बैंड्स को देख नहीं पाओगे। देखने के लिए आपको इन बैंड्स को एक्चुअली ट्रीट करना पड़ता है, उनको हमें स्टेन करना पड़ता है विद अ डाई। तो हमने क्या करना होगा, ये जो हमारे पास एग्रोस जेल पड़ा है, इन पे बैंड्स दिख रहे हैं ना, इनको विजुलाइज करने के लिए, तो यहां लिख देता हूं, टू विजुलाइज व्हाट डू यू नीड, हमें यहां पर इसको स्टेन करना पड़ेगा विद अ डाई, एंड यहां पर स्टेन करेंगे विद अ डाई कॉल्ड एथिडियम ब्रोमाइड, राइट। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इथीडियम ब्रोमाइड से डाई करने पे भी आपको नहीं दिखेगा भाई, इसके बाद भी आपको इसको एक्चुअली एक्सपोज करना होगा टू यूवी लाइट। तो आपको यूवी लाइट पे इसको एक्सपोज करना होगा, और इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद यूवी लाइट के अंदर जब आप देखते हो ना, तो आपको ये जितने भी स्ट्रैंड्स हैं या फिर जितने भी ये जो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, दे अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। तो ये आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के फॉर्म में दिखने लगते हैं। सो ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर देखो दिखाया भी जा रहा है, जो भी लॉन्गर बैंड्स ऑफ डीएनए हैं या फिर लॉन्गर डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए फ्रॉम द वेल, वाइल सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम द वेल इन शॉर्टर बैंड्स में या फिर शॉर्टर डीएनए फ्रैगमेंट्स में। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, विच इज कैथोड से एनोड की तरफ। डोंट फॉरगेट दिस डायरेक्शन एज वेल। तो हम क्या करेंगे, हमने भाई अपने जो बैंड्स ऑफ डीएनए हैं उनको विजुलाइज कर लिया। अब इन विजुलाइज डीएनए बैंड्स में से हमें दिख जाएगा कि हमारा जो स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट है वो हमें कौन सा आइसोलेट करके स्टडी करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उस स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट, सपोज मुझे इस वाले डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करके स्टडी करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस जेल के पीस को जिसमें मेरा ये डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट है उसको ही स्कूप आउट कर लूँगा, बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, और देन मैं इस एग्रोस जेल को डिसॉल्व करवा लूँगा और अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए, डिजायर्ड डीएनए जिस पे हमें वर्क करना है, उसको आइसोलेट कर लिया जाता है फ्रॉम दी डिफरेंट पीसेज ऑफ द डीएनए। आई होप अब आपको आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट की जो एंटायर टेक्निक है वो भी क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों, हमने अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट तो आइसोलेट कर लिया यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम इस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट के साथ आगे काम करेंगे, बट हम साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि इस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट की हमारे पास कुछ और भी कॉपीज हों, सच दैट आगे की स्टेप्स में अगर ये लॉस्ट भी हो जाए तो हमारे पास कुछ और भी कॉपीज हो टू फॉल बैक अपॉन, राइट। तो कुछ मल्टीपल कॉपीज हम पहले से क्रिएट करके रखते हैं इस डीएनए के पीस की, और इस जीन की जब हम मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करते हैं, इसी स्टेप को हम नाम देते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। सो जीन एम्प्लीफिकेशन इज नथिंग बट द मेकिंग ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन, राइट। चलिए, अब इस जीन एम्प्लीफिकेशन को हम अचीव करते हैं यूजिंग अ टेक्निक, और उस टेक्निक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटायरली ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, उस टेक्निक को हम बुलाते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बुलाते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्टली पीसीआर से ऐसे अब्रीविएट भी कर सकते हो। अब कुछ बातें पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की टेक्निक को डेवलप किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कैरी मुलिस। सो द टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस, और इसकी डिस्कवरी पॉसिबल हुई थी ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ अ हीट स्टेबल, जिसको हम थर्मोस्टेबल भी बुला सकते हैं। सो एक थर्मोस्टेबल या फिर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी की वजह से इस टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ। सो इट वाज, या फिर इसकी जो डिस्कवरी है, इट वाज पॉसिबल, सो इट वाज डिस्कवर्ड पॉसिबली ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ अ थर्मोस्टेबल, थर्मो मतलब ये होता है हीट, राइट। सो अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज।
थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज डीएनए याद है आपको? डीएनए पॉलीमरेज क्या था? पॉलीमरेज, यस, ये वो एंजाइम है जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, राइट? तो ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर करके चेन को और लंबा बनाता जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करता जाता है। गॉट इट? ओके। तो ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर हुआ था, इसका नाम था टैक पॉलीमरेज। क्या नाम था इसका? टैक पॉलीमरेज। अब इसका नाम टैक पॉलीमरेज क्यों बना? क्योंकि जिस बैक्टीरियम से इसको आइसोलेट किया गया था वो हॉट स्प्रिंग में मिलता था और उस बैक्टीरियम का नाम था थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम था? सो टी यहां पर बता रहा है द वर्ड थर्मस और ए क्यों बता रहा है द स्पीशीज विच इज एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरियम से इसको हमने आइसोलेट किया है। गॉट इट? और ये जो बैक्टीरियम है ये आपको मिलता है इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। सो ये आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ईजिली थ्राइव करता हुआ मिलता है। इसीलिए तो उन हाई टेम्परेचर्स पे भी ये टैक पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रख सकता है, ओके, फंक्शनल रख सकता है, ओके। सो इसीलिए इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पहले से पता होनी चाहिए। एंड नाउ वील प्रोसीड विद द स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स में, ठीक है? तो 3 स्टेप्स में आपको हर बार आपके डीएनए की कॉपीज बनती हुई नजर आएंगी। देखो कैसे। लेट्स सपोज आपके पास ये एक डीएनए फ्रैगमेंट है, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है जिसकी अब मुझे अब मल्टीपल कॉपीज बनानी है यूजिंग पीसीआर। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस डीएनए का आपको 2 स्ट्रैंड्स नजर आ रही हैं और यहाँ पर ये सेपरेटेड कुछ न्यूक्लियोटाइड्स नजर आ रहे हैं, फाइन, ओके। तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो इम्प्लॉय होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ दीज डीएनए स्ट्रैंड्स विल टेक प्लेस, यानी कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स नजर आ रही हैं 1 and 2, द रेड वन एंड द ब्लू वन, ये सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेशन के लिए मुझे अपने डीएनए को हाई टेम्परेचर्स पे एक्सपोज करना पड़ेगा, एज हाई एज 94 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एम्प्लॉय होगी द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो हम क्या करने वाले हैं? अपने डीएनए, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए सबसे पहले उसको एक्सपोज करेंगे टू हाई टेम्परेचर्स लाइक 94 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पे मैं ले जाऊंगा मेरे डीएनए के पीस को और उसकी वजह से ये 2 जो स्ट्रैंड्स थी डीएनए की वो सेपरेट कर जाएंगी। इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर पीसीआर इज डीनेचुरेशन स्टेप। बात समझ आई? तो पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन, जिसमें टेम्परेचर याद रखिएगा 94 डिग्री सेल्सियस। इट कुड वेरी फ्रॉम 92 डिग्रीज टू 95 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर एक एवरेज ले लेते हैं 94 डिग्री सेल्सियस का। तो इस हाई टेम्परेचर पे डीएनए फ्रैगमेंट्स में से हम डीएनए की स्ट्रैंड्स को सेपरेट करवाते हैं। अब क्या करना होगा भाई? सेकेंड स्टेप में अब ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इन पे मुझे लगाना होगा प्राइमर को। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी द एडिशन ऑफ प्राइमर्स। अब प्राइमर्स क्या है आप सभी को याद होगा, कुछ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू दी सर्टेन सीक्वेंसेस जो डीएनए में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मतलब आपके जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स थी ना, इनमें कुछ न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को हम ऑलरेडी लैब में सिंथेसाइज करके रखते हैं और इनको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बुलाते हैं बिकॉज ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं। और इन सीक्वेंसेस को हम ऐड कर देते हैं टू द मिक्सचर जिनके पास सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, राइट? अब जैसे ही हमने ऐड किया इन प्राइमर्स को, ये प्राइमर्स जाके एनील कर जाएंगे, मीन्स अटैच कर जाएंगे टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट थे ऑन द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स और द स्ट्रैंड्स, राइट? तो ये जो प्राइमर का एडिशन का स्टेप है, दिस इज वन प्राइमर, दिस इज अनदर प्राइमर। तो दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड्स में मैंने प्राइमर लगा दिए, राइट? और प्राइमर का सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। गॉट इट? ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू इनके बीच में अटैचमेंट हो जाएगा और इस स्टेप में, इस स्टेप को हम बुलाते हैं द स्टेप कॉल्ड एनीलिंग। तो इसको हम बुलाएंगे एनीलिंग स्टेप। सो एनीलिंग में क्या होता है? द एनीलिंग ऑफ द प्राइमर टेक्स प्लेस, अटैचमेंट ऑफ द प्राइमर टेक्स प्लेस टू स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स, राइट?
फाइन नाउ। सो सेकेंड स्टेप भी समझ में आ गया, प्राइमर लग गया। अब आपको याद होगा, आपको याद आ रही होगी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस मैंने बताई थी कि भाई आपका जो पॉलीमरेजेस होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कहाँ से उनको अपना डीएनए की सीक्वेंसेस को ऐड करना है, मतलब कहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करना है। तो एक्सटेंशन कैसे करना है उनको पता नहीं होता है, तो उनके लिए गाइडिंग टैग्स का काम करते हैं दीज प्राइमर्स। प्राइमर जहाँ पर लग जाता है ना, वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिल जाता है कि यहीं से मुझे अपनी डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी है बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो प्राइमर का अटैचमेंट हो गया। अब आता है तीसरा स्टेप जिसमें रिक्वायरमेंट होगी पॉलीमरेज की, और वो पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ही है जिसको हमने अभी तक स्टडी किया था ना, टैग पॉलीमरेज। तो देखो थर्ड स्टेप वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ दीज प्राइमर्स। तो अब जो प्राइमर्स मैंने लगाए थे ना, इनके आगे के जितने भी सीक्वेंसेस खाली पड़े थे, देखो ये सीक्वेंसेस खाली थे, ये सीक्वेंसेस खाली थे, इनमें मुझे अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऐड करने हैं, ठीक है। जो भी अनपेयर्ड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स थे ना, उनके सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री मुझे लगाने हैं। उसके लिए काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा वाला? टैग पॉलीमरेज, राइट। तो टैग पॉलीमरेज की वजह से एक्सटेंशन होता है ऑफ दी स्ट्रैंड्स। तो द थर्ड स्टेप वुड बी कॉल्ड एक्सटेंशन, राइट। तो यहां पर क्या होगा? दिस एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज। सो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? यहां पर इस प्राइमर के बगल में अटैच होगा, और जो भी न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो कि अनपेयर्ड सीक्वेंस पे प्रेजेंट है या स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, उनके अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 2 कॉपीज बनी। हम बिगिन किए थे 1 कॉपी के साथ इस डीएनए की, और यहाँ पर सिंथेसिस हो गया किसका? 2 कॉपीज का। तो यहाँ पर 2 कॉपीज हैव बीन सिंथेसाइज्ड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहीं पर मेंशन कर दूं, मैंने आपको पहले स्टेप में तो टेम्परेचर बताया था, बाकी के 2 स्टेप्स में भी टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटायर पीसीआर में आप देखोगे टेम्परेचर्स को वेरी करते रहना होता है टू अकम्प्लिश वेरियस स्टेप्स। तो सबसे पहला जो टेम्परेचर था उसको वापस मेंशन करता जा रहा हूँ ताकि आप यहीं पर नोट कर लो। तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप था ऑफ डीनेचुरेशन, उसके लिए यू रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट अगर मुझे प्राइमर को ऐड करना है, तो प्राइमर को ऐड करने के लिए मुझे एनीलिंग स्टेप में टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा, और टेम्परेचर लोअर करके मुझे लाना होता है टू अराउंड 54 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि सेकेंड स्टेप के लिए, एनीलिंग के लिए, टेम्परेचर शुड बी ब्रॉट डाउन टू 54 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से लिख देता हूँ। इसके लिए ये डीनेचुरेशन स्टेप है, राइट। तो डीनेचुरेशन के लिए 94 डिग्री सेल्सियस, एनीलिंग के लिए 54 डिग्री सेल्सियस, और एक्सटेंशन के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, एंड इट इज ब्रॉट टू अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर्स ईच ऑफ दी स्टेप्स में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस। पीसीआर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? मोस्टली इजी ही आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली कि आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी स्टेप्स फॉलोड इन दी पीसीआर। तो आपको यहाँ पर जंबल करके दे देंगे, बट आपको पहचानना है सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद एनीलिंग होगा, थर्डली यहाँ पर एक्सटेंशन होगा। इवन कभी कभी पूछ लेते हैं कि लेट सपोज अगर आपने डीएनए को पीसीआर से पीसीआर अंडरगो करवाना है और आपने उसका टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा पाए, तो इनमें से कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा? तो ऑब्वियसली आपको जो हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो डीनेचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड है ना। तो अगर आप उतना हाई टेम्परेचर नहीं दे पाते हो 94 डिग्री सेल्सियस तक का, तो डीनेचुरेशन का स्टेप अफेक्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो रिमेंबर, अगर आपको ये टेम्परेचर्स पता है तो आप बता सकते हो कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा व्हेन द सर्टेन टेम्परेचर इज नॉट प्रोवाइडेड। सो आई होप नाउ दी प्रोसेस ऑफ दिस जीन एम्प्लीफिकेशन इज वेरी क्लियर। तो देखा आपने, एक साइकिल में आप 2 कॉपीज बना पाए, राइट। तो इसलिए यहां पर अगर आपको n नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, राइट, तो देखो अगर आप जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स करवाते हो उसके लिए आपको कितनी कॉपीज मिलेंगी। तो नंबर ऑफ कॉपीज निकालने का भी ना एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको आप याद कर सकते हो। सो नंबर ऑफ फॉर्मूलाज कैन बी, या फिर नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज को कैसे फाइंड करोगे? तो नंबर ऑफ कॉपीज जो हमें मिलेंगी आफ्टर n नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। तो याद रखो ये फॉर्मूला को, where n is the number of your PCR cycles। इमेजिन करो आपने एक डीएनए पीस लिया था, एक डीएनए पीस को मैंने 5 PCR साइकिल्स अंडरगो करवाई, राइट। तो मतलब हर स्टेप में 1 से 2
डीएनए बनेंगे, राइट। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, राइट, इस तरीके से। अब सोचो मेरे पास मैंने अगर 5 पीसीआर साइकिल्स करवाई तो यहाँ पर मैं प्लेस क्या कर दूंगा, 2⁵5। n क्या है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स, रिमेंबर डोंट फॉरगेट दिस, राइट। इसको लिख लो, मेंशन कर लो, n इज द नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स अंडरगॉन। सो अगर मैं 2⁵5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, कम ऑन टेल मी, इट इज गोइंग टू बी 32, राइट, बिकॉज 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, राइट। तो इस तरीके से 32 कॉपीज ऑफ द डीएनए कैन बी अचीव्ड इन जस्ट 5 पीसीआर साइकिल। और अगर आप इसको क्वाइट अ वाइल तक करवाते हो तो यू कैन इवन अचीव बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ योर डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। इतनी पावरफुल है ये टेक्निक ऑफ पीसीआर। सो जीन एम्प्लीफिकेशन से वी कैन इंश्योर ह्यूज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, और हम फिर इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना आगे के स्टेप्स को प्रोसीड कर सकते हैं। तो बच्चों, जीन एम्प्लीफिकेशन से अपने डीएनए के फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज तो हमने जनरेट कर ली। अब हमारे पास फर्दर स्टेप्स को हमें अंडरगो करना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ योर desired DNA fragment into the vector molecule. So next step is transfer of desired DNA in the vector. अब आपको पता ही है इसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने अपने डीएनए को फ्रैगमेंट करवाया था उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप अपने वेक्टर को भी कट करवाते हो, ताकि दोनों ही, यानी कि डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों में ही स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हों, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा हमने अपने डिजायर्ड डीएनए को इको R1 से कट करवाया था और अपने वेक्टर को भी इको R1 से कट करवाया। तो आपने देखा दोनों के ही यहाँ पर जो स्टिकी एंड्स हैं, देखो यहाँ पर ये जो स्टिकी एंड्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बस क्या करना होगा, सिंपली इनको हमें लाइगेट करवाना होगा। सो इनको लाइगेट करवाने की वजह से आप देखोगे आपका जो वेक्टर है उसमें ये हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस इज माय फॉरेन डीएनए इंसर्ट, राइट। तो ऐसा वेक्टर जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और दी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर with a foreign DNA insert is called the recombinant vector or the simply recombinant DNA also. ठीक है। सो आई होप ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब आपने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इस वेक्टर को मुझे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करवाना होगा। उसके लिए द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट। तो आपने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को बना के रख लिया। अब आपको इसको अपने होस्ट सेल के अंदर, लेट्स सपोज एक बैक्टीरियल सेल ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करवाना है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस होस्ट सेल को कंपीटेंट बनाना पड़ेगा ताकि ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सराउंडिंग से अपने अंदर ले सके, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केपेबल इनफ होना चाहिए। ओके, तो इसको हम सबसे पहले केमिकली कंपीटेंट बनाते हैं बाय ट्रीटिंग विद कैल्शियम सॉल्ट्स, राइट। तो डाइवेलेंट आयन जैसे कैल्शियम्स के सॉल्ट से हम इसको ट्रीट करवाएंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, टू मेक इट केमिकली कॉम्पिटेंट, जो होस्ट सेल है उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है डाइवेलेंट आयन लाइक कैल्शियम सॉल्ट्स के स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशंस के साथ, ठीक है। एंड जब हमने केमिकली कंपीटेंट बना लिया अपने होस्ट सेल को, अब इन होस्ट सेल को हम कुछ लोअर टेम्परेचर्स पे क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं और सडनली अपना टेम्परेचर रेज करते हैं फॉर अराउंड 30 सेकेंड, फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम टू टेम्परेचर लाइक 42 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद उन 30 सेकेंड्स के बाद उसको वापस से ब्रॉड बैक करते हैं टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं हीट शॉक। तो हम इसको हीट शॉक प्रोवाइड करते हैं। सो द सेकेंड स्टेप विच इज फॉलोड आफ्टर मेकिंग द सेल केमिकली कॉम्पिटेंट इज प्रोवाइडिंग द हीट शॉक। तो क्या करने वाले हैं हम, देखो अपने होस्ट सेल को हमने क्या किया था, लो टेम्परेचर्स पे इंक्यूबेट किया था। तो इंक्यूबेट किया था इनको एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने क्या किया, ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेचर को रेज किया टू 42 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 सेकेंड। इसको हम हीट शॉक कहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट हो जाएंगे टू टेक दी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर फ्रॉम द सराउंडिंग इनसाइड देम। और उसके बाद टेम्परेचर को वापस से ब्रॉड बैक करेंगे और फिर जब ट्रांसफॉर्मेंट्स सेल्स को एनालाइज करेंगे तो आप देखोगे बैक्टीरियल होस्ट सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंटर कर गया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अकर कर गया है। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स
आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेंट वो होस्ट सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा वेक्टर एंटर कर चुका है, राइट? ओके, सो आई होप ये दो स्टेप्स भी आपको क्लैरिटी से समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। तो बच्चों अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप विच इज द ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो अपने पिछले स्टेप में हमने देखा था कि कैसे हमारे पास हमने अपना ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को फॉर्म किया था। अब ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स वो सेल्स है जिनके अंदर हमारा वेक्टर फॉरेन डीएनए लेकर पहुंच गया है, राइट? मतलब हमारे होस्ट सेल के अंदर फॉरेन डीएनए पहुंचा हुआ है। अब मुझे करना क्या है? इन होस्ट सेल यानी कि इन ट्रांसफॉर्मेंट्स को कल्चर करना होगा, राइट? तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज कल्चरिंग दी होस्ट सेल्स। होस्ट सेल्स वो वाले जिनके पास हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट है, यानी कि हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स को यहां पर कल्चर करना है, राइट? ओके, अब देखो ये जो कल्चरिंग है वो दो स्केल पर हो सकती है। एक तो हो सकती है स्मॉल स्केल पर, राइट? तो इन कल्चरिंग को हम स्मॉल स्केल पर भी कर सकते हैं इन दी लैब्स और दी लैबोरेटरीज, या फिर इनको हम लार्ज स्केल पर भी कर सकते हैं टू ऑब्टेन द जीन प्रोडक्ट एट एन इंडस्ट्रियल स्केल, राइट? तो यहां पर इसको लार्ज स्केल पर भी कर सकते हैं एट दी इन दी इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है? सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने जीन प्रोडक्ट को, डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट कितनी है। जीन प्रोडक्ट कम अमाउंट में चाहिए तो लैबोरेटरीज में उसको कल्चर कर लो। अगर आपको और भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल को केटर करना है विद दैट प्रोडक्ट तो उसके लिए आपको उसको इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि लार्ज स्केल लेवल पर कल्चर करना होगा। अब इनको कल्चर करेंगे क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर लो। ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए है, राइट? ये फॉरेन डीएनए जब एक्सप्रेस करेगा तो वो फॉरेन या डिजायर्ड फॉरेन प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि हमें ऑब्टेन करना था। बिकॉज एंटायर जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस ही हम एम्प्लॉय करते हैं टू गेट दिस प्रोडक्ट। भाई यही तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यही ह्यूमन वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड है, इसी के लिए हमने ये इंटायर जो प्रोसेस थी उसको फॉलो किया था। तो ऑब्टेन करना है मुझे ये फॉरेन जीन प्रोडक्ट, राइट? तो उसके लिए मुझे कल्चर करना होगा होस्ट सेल का। अब सिंस मैंने बोला स्मॉल स्केल का काम तो लैबोरेटरीज में हो सकता है, बट अगर मुझे इसको बहुत लार्ज स्केल पर चाहिए, इंडस्ट्रियल लेवल पर चाहिए, उसके लिए मुझे लार्ज स्केल इसका प्रोडक्शन करना होगा। और उसके लिए कल्चर करना होता है मुझे कुछ ह्यूज वेसल्स में, जिन्हें हम बुलाएंगे बायो रिएक्टर्स। ऑब्वियसली क्योंकि कल्चर करना है इतनी ह्यूज लेवल पे, तो ऑब्वियसली जो कल्चर मीडियम है उसको भी बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होना पड़ेगा। तो उस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कल्चर मीडियम को अकोमोडेट करने के लिए जो वेसल्स हैं उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, और उन वेसल्स को हम बुलाते हैं बायो रिएक्टर्स। आइए जानते हैं बायो रिएक्टर्स और उनके टाइप्स के बारे में नाउ। तो बच्चों लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स जैसे कि मैंने बताया था ये कुछ लार्ज वेसल्स हैं। अब ये जो लार्ज वेसल्स हैं जिनके अंदर एक्चुअली में माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करेंगे और हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट बनाएंगे, इनकी कैपेसिटी आप लिख लो, कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बायो रिएक्टर्स है जैसा कि बताया लार्ज वेसल्स हैं, इनकी कैपेसिटी है अराउंड 100 to 1000 लीटर्स। तो इनकी कैपेसिटी है 100 to 1000 लीटर्स की, मतलब इतना ज़्यादा ये कल्चर मीडियम अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं, और उस हिसाब से ऑब्वियसली उतने माइक्रोब्स को वो अपने अंदर ग्रो करवा सकते हैं टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। वो माइक्रोब हमारे होस्ट सेल्स हैं जिनके अंदर मेरा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल्स हैं। गॉट इट? ओके, सो इनका जो कैपेसिटी है वो 100 to 1000 लीटर्स हो सकता है। और इन वेसल्स के अंदर क्या होता है वो आपको पता ही है। जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल्स हैं वो बायोलॉजिकली फॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल, कुछ सबस्ट्रेट्स का इस्तेमाल करके फॉर्म करते हैं डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट्स को, राइट? जो कि हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं एट अ लार्जर स्केल। सो यहाँ पर क्या होता है, इन बायो रिएक्टर्स में रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सम स्पेसिफिक डिजायर्ड प्रोडक्ट्स और इंडिविजुअल एंजाइम्स में, जो कि हमारे वेलफेयर के लिए हैं, राइट? ओके, अब ये जो बायो रिएक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज ये
ऐसे लार्ज वेसल्स हैं जिनमें हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं डेफिनेटली अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट का, बट ऑल्सो ये उन प्रोडक्ट को बनवाने के लिए, उन स्पेसिफिक जो होस्ट सेल्स हैं उनके कल्चर के लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं. सो दे प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. जैसे कि माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है, होस्ट सेल की ग्रोथ है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है. उनको ग्रो करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं. स्पेसिफिक पीएच मेंटेन होना चाहिए कल्चर मीडियम का, और तो और जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होते हैं, राइट, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं इन द मीडियम, या फिर कुछ भी सबस्ट्रेट जिनमें कि सॉल्ट्स एंड वाइटामिन्स अपना रोल प्ले करते हैं, वो सभी के सभी इन बायोरिएक्टर्स में ऐड किए जाते हैं टू गेट अवर डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट. सो ये तो बात हो गई जनरल अबाउट दी व्हाट आर बायोरिएक्टर्स बेसिकली. अब बायोरिएक्टर्स भी आपको दो टाइप के मिलेंगे. आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं. तो बच्चों अब हम बात करते हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स, जिसमें सबसे पहला टाइप के बायोरिएक्टर आते हैं विच आर दी स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स. अब देखो नाम बता रहा है, ये जो बायोरिएक्टर्स के टैंक्स होंगे, वेसल्स होंगे, उनमें हम स्टरिंग करेंगे, राइट, मिक्सिंग करेंगे. किसकी? ऑब्वियसली द कल्चर मीडियम की, जिसके अंदर हमारे होस्ट सेल्स जो हैं वो लार्ज स्केल पर ग्रो करेंगे. फाइन. तो यहाँ पर इसका नाम ही इसलिए पड़ा है स्टर्ड टैंक, बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एजिटेशन होता रहता है, मिक्सिंग होती रहती है. किसकी? आपकी कल्चर ब्रॉथ की. तो देखो ये जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैं, पहली चीज़ तो ये सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं, लाइक सिलेंडर हैं, और इनके जो बेसेस हैं, ये देखो ये वाला बेस और ये वाला बेस आपको कर्व्ड नजर आएंगे. सो दे आर सिलिंड्रिकल वेसल्स विद कर्व्ड बेसेस. इतनी बात क्लियर. अब इस वेसल के अंदर हम प्लेस करते हैं हमारा कल्चर ब्रॉथ. सो ये हमारा कल्चर ब्रॉथ है जिसके अंदर मैंने अपने होस्ट सेल्स को कल्चर करने के लिए डाला हुआ है, बिकॉज इस कल्चर ब्रॉथ में वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि हमारे होस्ट सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उनको ग्रो करने में हेल्प करेगी, और जब उनका ग्रोथ होगा तो हमारा जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है वो भी फॉर्म होगा. ओके, सो ये जो कल्चर ब्रॉथ है ये आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के शेडेड पोर्शन से दिखाया जा रहा है. तो दैट मीन्स इस वेसल के अंदर हमने फिल कर रखा है द कल्चर ब्रॉथ. सो ये हमारा कल्चर ब्रॉथ हो गया. नाउ यू विल सी, आपको ऊपर की तरफ इस वेसल के जस्ट ऊपर एक मोटर नजर आती है. देयर इज दिस मोटर. अब ये जो मोटर है उससे अटैच्ड एक रॉड नजर आ रहा है, और रॉड से अटैच्ड आपको कुछ ऐसे इम्पेलर्स नजर आ रहे हैं, ऐसे फ्लैट ब्लेड वाले इम्पेलर्स. देख रहे हो ऐसे. सो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी. देखो यहाँ पर चार टाइप के इम्पेलर्स हैं, चार इम्पेलर्स हैं, जिनमें से तीन देखो ब्रॉथ के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ब्रॉथ के अंदर है, वाइल जो लास्ट वाला ये जो इम्पेलर्स हैं ये आपके कल्चर ब्रॉथ के ऊपर प्रेजेंट है. व्हाट हैपेंस इज, जब ये मोटर स्टार्ट होती है और ये रोटेट करती है, तब नीचे जो रॉड है ना वो रोटेट करेगा, राइट. तो जब रॉड रोटेट करेगा तो उनसे अटैच्ड ये इम्पेलर्स भी रोटेट करेंगे, राइट. तो कॉन्स्टेंटली रोटेट होने की वजह से ये इम्पेलर हमारे कल्चर ब्रॉथ को भी कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहते हैं. ओके, उनकी मिक्सिंग करते रहते हैं. ओके, एज सच क्या होगा, जब मिक्सिंग होगी कल्चर ब्रॉथ की तो देयर आर स्पेसेस क्रिएटेड जिनमें एयर ट्रैप होगी, और एयर ट्रैप होने के टाइम पर आपको पता है एयर रिक्वायर्ड होती है बाय दीज होस्ट सेल्स और दी माइक्रोब्स, जो कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करेंगे, राइट. और जब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करेंगे तो उस दौरान वो अपना जीन प्रोडक्ट, जो हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है, उसको भी फॉर्म करेंगे, जिसको कि हमें आइसोलेट करते रहना पड़ता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बायोरिएक्टर. सो आपको समझ में आया यहाँ पर इन इम्पेलर्स का काम क्या है, स्टरिंग ऑफ दी कल्चर ब्रॉथ को करवाना. इसलिए ये स्टर्ड टाइप ऑफ टैंक बायोरिएक्टर है. ठीक है. ओके, अब आपको यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इम्पेलर देखने को मिल रहा है, ये मैंने बताया था कल्चर ब्रॉथ के लेवल के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है. अब ये कल्चर ब्रॉथ के ऊपर है अगर प्रेजेंट है, ऐसा क्यों इसको रखा हुआ है? द रीज़न इज, यहाँ पर जब हम कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते रहते हैं, आपने देखा भी होगा ना, हम कभी पानी को भी अगर स्टर करते रहते हैं तो ऊपर की तरफ झाग बनने लगती है, फोम बनने लगता है. सिमिलरली जब हम कल्चर ब्रॉथ को भी कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहेंगे तो ऊपर की तरफ ना यहाँ पर ऐसे फोम डेवलप होता रहेगा. इस फोम को ब्रेक करते रहने का काम है इस फोम ब्रेकर का, इस लास्ट वाले इम्पेलर का. सो दिस लास्ट इम्पेलर विच इज अबव द लेवल ऑफ द कल्चर ब्रॉथ इज मेड टू इंश्योर कि वहाँ पर ऊपर जो फोम है ना वो ब्रेक होती रहे. फाइन. सो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हैं आपके फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स, ये कल्चर ब्रॉथ हो गया, फोम ब्रेकर समझ में आ गया. फाइन. ओके, इवन एक बात याद रखो, एयर को अंदर इन ग्रोथ मीडियम तक पहुंचाने के लिए हम या तो स्टरिंग कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्टेराइल एयर को डायरेक्टली पंप भी कर सकते हैं थ्रू एन इनलेट इनटू द बायोरिएक्टर और दिस स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर.
राइट। सो इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको वेरियस कंपोनेंट समझ में आ गए। इवन यू विल फाइंड सर्टेन इनलेट्स एंड आउटलेट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देयर इज एन इनलेट, जब भी मुझे इस टैंक को खाली करने के बाद, जब इसमें कल्चर ब्रॉथ नहीं है, उसको मुझे स्टेरिलाइज करना है, तो देयर इज एन इनलेट फॉर दैट ऑल्सो, कि इस इनलेट के थ्रू मैं क्या करूंगा, स्टीम को भेजूंगा, ठीक है। और स्टीम की प्रॉपर्टी आपको पता है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से हाई टेम्परेचर्स पे भी, वो जो माइक्रोब्स हैं उनको हाई टेम्परेचर्स पे ले जाके किल करती है, राइट। तो इस तरीके से याद रखिएगा, स्टीम का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर स्टेरिलाइजेशन। इवन देयर इज एन इनलेट जिसमें हम क्या करेंगे कि हम एसिडिक एंड बेसिक कंट्रोल रखते हैं ऑफ द पीएच ऑफ दिस कल्चर ब्रॉथ। तो दिस इनलेट के थ्रू हम यहाँ पर पीएच को भी मेंटेन करते हैं बाय ईदर एडिंग एसिड और द बेस। और याद रखिएगा, इवन आपको यहाँ पर कुछ सैम्पलिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सैम्पलिंग पोर्ट्स, जिससे हम अपना सैंपल कल्चर को थोड़ा थोड़ा निकाल के एनालाइज करते रहते हैं कि हमारा जीन प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, राइट। तो इस तरीके से ये स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स हैं। आई होप इनमें कैसी एक्टिविटी होती है आपको पता ही। इनके अंदर वो सारी की सारी कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं। उनमें स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन, पीएच कंडीशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, ताकि हमारे जो डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेड होस्ट सेल्स हैं वो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएँ। ओके, तो उनकी कल्चरिंग करनी है लार्ज स्केल पर। तो इस तरीके का एक टाइप ऑफ बायोरिएक्टर आपको ये मिलेगा। दूसरा जो टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है उसे हम बुलाते हैं स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो मतलब यहाँ पर स्पार्जिंग भी की जा रही है। स्पार्ज का मतलब होता है स्प्रिंकल करना, और स्टर्ड का मतलब तो आप जानते ही हो, स्टर करने का मतलब होता है मिक्स करना, राइट। ओके, सो यहाँ पर इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर मिक्सिंग भी हो रही है एयर की, और यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ द ब्रॉथ हो रही है रादर, और स्पार्जिंग हो रही है एयर की। अब देखो कैसे आपको यहाँ पर इस टाइप के बायोरिएक्टर में देखने को मिलेगा। ये आपका कल्चर ब्रॉथ है। सो ये लेवल जो है कल्चर ब्रॉथ का है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको एक मोटर से अटैच्ड एक इम्पेलर मिलेगा। सो दिस इज वन इम्पेलर जो कि कॉन्स्टेंटली रोटेट करेगा। देखो यहाँ पर सिंगल इम्पेलर होगा जो कि ऐसे रोटेट करता रहेगा और स्टर करता रहेगा कल्चर मीडियम को। दिस इज माय कल्चर मीडियम और द कल्चर ब्रॉथ, ठीक है। तो ये कल्चर ब्रॉथ हो गया। अब देखो, देयर इज वन मोर थिंग ओवर हियर। यहाँ पर ना नीचे एक स्पार्जर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? स्पार्जर। स्पार्जर क्या करता है? यहाँ पर एयर बबल्स को स्प्रिंकल करता है। स्प्रिंकलिंग के टाइम पे आपने देखा कभी स्प्रिंकल कैसे होता है? स्प्रिंकलिंग में आपने देखा होगा माइन्यूट पोर्स में से वाटर के आपको ऐसे स्ट्रीम बाहर आती हुई नजर आती हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आपको पोर्स मिलेंगे जिनमें से एयर बबल्स स्प्रिंकल किए जाएंगे इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब क्या है, आप स्टरिंग के थ्रू भी एयर बबल्स क्रिएट कर रहे हो, और आप यहाँ पर स्पार्जर के थ्रू भी एयर को बबल्स के फॉर्म में रिलीज कर रहे हो इनटू दिस मीडियम। अब इन एनी वे एयर इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में एयर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट जो हमारे होस्ट सेल्स हैं जिनकी मुझे कल्चरिंग करनी है, उनको मैं सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हूँ टू डू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिस दौरान हमारा जीन प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन या फिर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसफर को, राइट। तो याद रखिएगा, जो बबल्स का काम है वो बबल्स क्या करते हैं? ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को। ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा, माइक्रोब्स को उतनी स्पेसिफिकली ऑक्सीजन ह्यूज क्वांटिटी में मिलेगी फॉर देम टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस अवर डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द बायोरिएक्टर्स। वन वाज द स्टर्ड टाइप एंड द अदर वन इज स्पार्ज स्टर्ड टाइप। तो दोनों ही टाइप के बायोरिएक्टर्स में क्या डिफरेंस है आपको समझ आ चुका होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द लास्ट टॉपिक विच इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपने पिछले स्टेप में हमने देखा कि कैसे हम बायोरिएक्टर्स में अपने जो ट्रांसफॉर्मेड होस्ट सेल्स हैं जिनके अंदर मेरा डिजायर्ड जीन है उनको एक्सप्रेस करवाते हैं टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट इन दी स्पेसिफिक कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम में हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो रहा है बाय द एक्टिविटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेड होस्ट सेल्स। अब नेक्स्ट काम क्या है? इट इज़ टू रिकवर, है ना, टू रिकवर एंड प्योरीफाई दैट जीन प्रोडक्ट जिसको हमने प्रोड्यूस करवाया है एट अ लार्ज स्केल, और इसी को हम बुलाते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग,
मतलब देखो, जो भी जीन प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस करवाया है, जो भी प्रोटीन मैंने बनवाया है, जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मैंने बनवाया है यूजिंग बायो रिएक्टर्स, उसको उस बायो रिएक्टर में से मुझे आइसोलेट करना है ना, रिकवर करना है, और उसको देन प्योरीफाई करने के बाद उसको यूटिलाइज करना है। सो इसी को हम बुलाते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो इट इज़ द सेपरेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्रोथ और द कल्चर मीडियम। फाइन। अब देखिए, जो भी प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं कल्चर मीडियम से फ्रॉम दी बायो रिएक्टर, उसको हम डायरेक्टली मार्केट में कमर्शियलाइज करने के लिए नहीं भेज देते हैं। ओके, सो उसको एक फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट में सप्लाई करें, उससे पहले कुछ आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, राइट? कौन कौन से हैं वो स्टेप? सबसे पहले तो मैंने बताया ही, कल्चर मीडियम से आपको रिकवर करना है अपना बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो मैंने रिकवर कर लिया भाई, उसको फिर हमें प्योरीफाई करना है। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन के बाद हम चेक करते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट जो मैंने ऑब्टेन किया है थ्रू दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और द प्रोसेस, वो एक्चुअली में कितना ज़्यादा प्योर है। ओके, तो उसकी प्योरिटी या फिर क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। एंड देन लास्टली, जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो अगर क्वालिटी टेस्टिंग को पास कर जाता है तो उसकी बल्क पैकेजिंग की जाती है और उसको मार्केट में अवेलेबल करवा दिया जाता है इन द पब्लिक डोमेन फॉर केटरिंग द नीड्स ऑफ द पब्लिक। सो इस तरीके से हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम कैसे स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को पब्लिक डोमेन के वेलफेयर के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारे वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर को और भी ज़्यादा केटर कर सकते हैं। सो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।